Hello everyone, this is CS Vikram Shovi and welcome to Affordable Classes. Corporate Accounting and Finance Management. हमने अपनी क्लास के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इसकी बात करते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की थी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है क्या, क्यों जरूरत पड़ी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, हमने अपने लास्ट क्लास में इसके बारे में बात की थी और पढ़ा था। इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसके बाद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, जरूरत क्यों पड़ी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, वो हमने अपने लास्ट क्लास में बात की थी। अब बात करते हैं, आज फर्दर स्टार्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं हम इस चैप्टर को और शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक जो हमारा है, द लिस्ट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। लिस्ट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं, ठीक है ना। अब बात मैं करूं तो आईसीएआई ने टोटल क्या किया है, जो टोटल क्या है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो इशू किए हैं, वो है 32 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस कहते हैं इसको। आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने टोटल कितने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं? 32। इफेक्टिव कितने हैं? इफेक्टिव इफेक्टिव जो है वो 27 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इफेक्टिव है। अब मैं वन बाय वन हम बात करेंगे लिस्ट की, लिस्ट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, कि कौन कौन से। AS1 जो है, AS1 का मीनिंग यहाँ पे क्या है? AS इज द एब्रिविएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आईसीएआई ने इशू किए हुए हैं, आईसीआई ने इशू किए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS2 बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS3 बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। AS4 कंटीजेंसी एंड इवेंट occur आफ्टर बैलेंस शीट। AS5 net profit or loss for the period, prior period item and change in the accounting policy. AS7 construction contract. AS9 revenue recognition. AS10 property plant equipment. AS11 the effect of change in the foreign exchange rates. AS12 government grants. AS13 accounting for investment. AS14 accounting for amalgamation. AS15 employee benefit. AS16 borrowing cost. AS17 segment reporting. AS18 related party disclosure. AS19 lease. AS20 earning per share. AS21 बात करता है consolidated financial statement. AS22 accounting for tax on income. AS23 accounting for investment in associate. AS24 discontinuing operation. AS25 entire financial reporting. AS26 intangible assets. AS27 financial reporting of interest in joint venture. AS28 impairment of assets. AS29 provision, contingent liability and contingent assets। तो हमारे पास टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 29 है। जो टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इफेक्टिव है वो 29 है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स।
यहां से बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अप्लाई होते हैं वो अप्लाई होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल, ये होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे। ये अप्लाई होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे, ये अप्लाई होते हैं इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, सोसाइटीज के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, HUF के ऊपर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी एंड एलएलपी के ऊपर, इनके ऊपर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटर, it is the duty of the auditor that while discharging their function they ensure that accounting standard issued and made mandatory by the central government are complied with। जब एक ऑडिटर जो क्या करता है, ऑडिट करता है, अपने काम कर रहा होता है, तो वो ये चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि जो एक कंपनी है, जो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू किए गए हैं और जो मैंडेटरी बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या हो, अच्छे से कंप्लाई होने चाहिए। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज ई ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड the auditor to report whether in his opinion the financial statement comply with the accounting standard referred to in section 133 of the Companies Act। अपनी रिपोर्ट के अंदर, अपनी रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर जो है ओपिनियन देगा कि क्या है, ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही हैं, कर रही हैं या नहीं। ये रिपोर्ट कौन देगा, ये किसकी ड्यूटी है, ये ऑडिटर की ड्यूटी है। भाई ऑडिटर जब अपने फंक्शन करेगा तो वो चेक करेगा, ऑडिटर जब अपना काम करेगा तो वो चेक करेगा कि भाई जो ये हमारे पास क्या है, ऑडिटर जब अपना काम करेगा तो वो चेक करेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या नहीं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बोर्ड रिपोर्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बोर्ड रिपोर्ट, उसकी बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बोर्ड रिपोर्ट, इसकी बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बोर्ड रिपोर्ट, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लोज ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट दैट डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है, एक हेड होता है। जब बोर्ड रिपोर्ट बनती है, बोर्ड रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर एक हेड होता है जिसका नाम होता है डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी, डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, उसका नाम ये होता है डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये कहना चाह रहा है
कि जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होती है उसमें शुड इंक्लूड दैट इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट द एप्लीकेशन, मतलब डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टर क्या डिस्क्लोजर देंगे, डायरेक्टर डिस्क्लोजर देंगे कि जो इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स कौन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उनको प्रिपेयर करते टाइम प्रॉपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या किया गया है, फॉलो किया गया है, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है और प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर ये वाला चीज आके आपका चलेगा। फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंटिटी आर ग्रुप एज फॉलो। अब कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट। अब मैं बात करता हूं एंटिटीज की जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर आता है स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, एसएमसीज, और उसके बाद आता है नॉन अदर देन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, है ना। और नॉन कॉर्पोरेट के अंदर आता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये नॉन कॉर्पोरेट के अंदर आता है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में कॉर्पोरेट एंटिटी का डिटेल में हम बात करते हैं। स्मॉल एंड मीडियम कंपनी कौन सी होती है, बात करते हैं। स्मॉल एंड मीडियम कंपनी कौन सी होती है, एसएमसी आर कंपनी दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। भाई क्या है, वो कौन सी कंपनी होती है जो ये कंडीशंस, एसएमसी कंपनी कौन सी होती है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी कौन सी होती है। कुछ कंडीशन होती हैं जो इन कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है, कौन सी, पहले क्या है, इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इट मींस अनलिस्टेड कंपनी होती है, इसकी कोई भी स्टॉक सिक्योरिटी जो है, या तो इक्विटी है या डेट, कोई भी, ये कहाँ नहीं लिस्ट होनी चाहिए, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होनी चाहिए या प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी होती है, समझ आ गई। दूसरा क्या है, कंपनी इज नॉट अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी। ये एसएमसी जो है ये बैंकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तीसरी कंडीशन, कंपनीज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रोसीडिंग अकाउंटिंग। जो कंपनी का टर्नओवर है, जो कंपनी का टर्नओवर है 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। जो टर्नओवर है कंपनी का वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए पिछले इमीडिएटली प्रोसीडिंग अकाउंटिंग है। जो कंपनी की बोरिंग्स, जो कंपनी की बोरोइंग है, बोरिंग्स, वो भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट, कंपनी इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ नॉन एम्स। जो ये एसएमसी है ये ना तो होल्डिंग कंपनी होगी
ना तो ये होल्डिंग कंपनी होगी, ना ही ये सब्सिडरी कंपनी होगी किसकी, किसी भी नॉन एसएमसी कंपनी, किसी भी नॉन एसएमसी कंपनी की। समझ आ गई? तो अगर आपने ये कंडीशन अगर फुलफिल कर दी तो आपको बोला जाएगा आप क्या हो, आप स्मॉल एंड मीडियम कंपनी हो। आप क्या हो, आप स्मॉल एंड मीडियम कंपनी हो। क्लियर है? अब क्या है, इनके ऊपर कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी के ऊपर कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और कैसे लगता है, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एग्जम्पशन मिलती है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं। अब एग्जम्पशन क्या है, पार्शियल एग्जम्पशन मिलती है और एक फुल एग्जम्पशन मिलती है। अगर मैं स्मॉल मीडियम कंपनी की बात करूं तो उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है कंपनीज एक्ट के अंदर, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं जैसे स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती, तो उनके ऊपर AS3 नहीं लगता। फुल एग्जम्पशन है, फुल एग्जम्पशन है। और कुछ पार्शियल एग्जम्पशन है, सर्टेन रिलैक्सेशन आर प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अंदर रिपोर्टिंग को लेके एग्जम्पशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में एम्प्लॉय बेनिफिट में एग्जम्पशन मिलती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में लीज के अंदर एग्जम्पशन मिलती है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में अर्निंग पर शेयर पर एग्जम्पशन मिलती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के अंदर प्रोविजन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर एग्जम्पशन, पार्शियल एग्जम्पशन मिलती है। पार्शियल एग्जम्पशन का मतलब सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल करनी है, कुछ रिलैक्सेशन मिलके यहाँ पर चलती है। तो ये तो बात हो गई स्मॉल एंड मीडियम कंपनी की। अब आता है नॉन एनएमसी, नॉन एसएमसी मतलब other than small and medium companies, other than small and medium companies, any other corporate entity not falling under MNC। इनके ऊपर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होकर यहाँ पर चलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेट की। लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 3 क्या होता है। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। पहले बात करते हैं लेवल 1, लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब इसके अंदर कौन कौन सी एंटिटीज आती है लेवल 1 के अंदर? भाई इसके अंदर आती है entity whose equity or debt instrument are listed or are in process of listed or any stock exchange। इसके अंदर लिस्टेड कंपनी आती है, इसके अंदर क्या आती है, लिस्टेड एंटिटीज आती है, इसके अंदर क्या आती है, लिस्टेड एंटिटी आती है जिसके इक्विटी शेयर्स, जिसके डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, लिस्टेड हैं या लिस्टेड होने वाले हैं। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। दूसरा इसके अंदर आते हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। इसके अंदर और क्या आता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंटिटी जो है इंश्योरेंस बिजनेस में, इंश्योरेंस एंटिटीज ये आती है इसके अंदर। उसके बाद आता है ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी, ऑल कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज, बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज। और इसमें क्या क्या आता है, उनकी जिनकी बोरिंग्स, बोरिंग जो है
वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नोट लेस देन, जिनकी नोट मोर देन 10 करोड़ से ज्यादा जिनकी बोरिंग नहीं होती वो, और दूसरा जिनका टर्नओवर जो क्या है, हाँ, जिनकी बोरिंग जो है 10 करोड़ से ज्यादा हो, और जिनका टर्नओवर, सॉरी, जिनकी बोरिंग जो है उन सारी एंटिटीज की जिनकी बोरिंग 10 करोड़ से ज्यादा होती है, और जिनका टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज्यादा हो, 50 करोड़ से ज्यादा होता है, तो वो इसके अंदर आके यहाँ पर चलता है, वो इसके अंदर एंटिटी आके यहाँ पर चलती है। तो इसमें कौन कौन सी एंटिटी आती है? लिस्टेड एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस बिजनेस एंटिटीज, और तीसरा वो सारी की सारी कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिनकी बोरिंग 10 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। समझ आ गई? ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू लेवल 1 एंटिटी। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है, 23 है, 27 है, वो भी क्या होगा? अप्लाई होगा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो मतलब इसके ऊपर सारे के सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एप्लीकेबल होकर ऊपर चलते हैं लेवल 1 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की। लेवल 2, अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 के अंदर कौन कौन सी बिजनेस एंटिटी आती है? अदर देन लेवल 1 एंटिटी इफ दे फॉल अंडर द फॉलोइंग लिमिट। अगर अदर देन level 1 entity, other than level 1 entity, अगर वो जो लिमिट बता रखी है, लिमिट के अंदर आ जाए। लिमिट क्या है? जो जिस भी एंटिटी का जो बोरिंग्स है 1 करोड़ से ज्यादा हो, जिस भी एंटिटी की बोरिंग्स अगर ज्यादा हुई किससे? 1 करोड़ से, और अगर टर्नओवर ज्यादा हुआ 10 करोड़ से। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, अगर कोई होल्डिंग है या सब्सिडरी है इनकी, तो वो भी क्या आएंगी? लेवल 1 के अंदर आके अंदर चलेगी। इनके ऊपर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल होकर ऊपर चलते हैं। लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें इसको रिलैक्सेशन मिलती है। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? मतलब पार्शियल, कुछ रिलैक्सेशन, पार्शियल रिलैक्सेशन मिलती है। वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलती है। और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेवल 2 वाली एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते? वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो ये होते हैं जिनकी बोरिंग 1 करोड़ से ज्यादा होती है, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो सारी की सारी लेवल 2 में आएगी, लेवल 2 में आएगी। लेवल 3 में कौन सी आती है? वो एंटिटी जो लेवल 1 और लेवल 2 में नहीं आती, वो सारी एंटिटी लेवल 3 में आएगी। In addition to the partial and full exemption given in the level 2, full exemption with respect to 2 also available। मतलब ये वाली तो एप्लीकेबल होंगी, ये सेम टू सेम रहेगा, बट 2 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर एग्जम्पशन मिलेगी। एग्जम्पशन मिल किस किस में मिलेगी? AS 18 के अंदर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और दूसरी किसमें मिलेगी? AS 24 के अंदर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसके अंदर भी क्या मिलेगी? एग्जम्पशन मिलेगी। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर एक्ट के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो क्या एप्लीकेबल होगा? मान लो एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो
क्या एप्लीकेबल होगा? इस केस में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। इस केस में क्या एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, आगे बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हम बात करते हैं। जो हमारे 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनका पूरे का पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या लिखा है। AS1 किस बारे में बात करता है? AS1 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS1 जो है वो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। Accounting policy are the specific accounting principle and the method of applying those principle adopted by the enterprise in the preparation of and presentation of financial statement. Accounting policy क्या होता है? Accounting policy क्या होता है? Accounting policy होता है कुछ specific accounting principles होते हैं। ये क्या होते हैं? Accounting principles होते हैं या फिर कुछ मेथड कि भाई जिस तरह से उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है किसी एंटरप्राइज के द्वारा। मतलब इट इज अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हिच इज अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइजेस। किस चीज के लिए अडॉप्ट किया गया है? प्रिपरेशन करने के लिए एंड प्रेजेंटेशन करने के लिए, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी ने, किसी एंटरप्राइज ने अडॉप्ट की गई है उन सबको प्रॉपर्ली क्या किया जाएगा? डिस्क्लोज किया जाएगा। सच डिस्क्लोजर फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस डिस्क्लोजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या माना जाएगा? पार्ट माना जाएगा। ऑल डिस्क्लोजर शुड बी मेड एट वन प्लेस। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर फॉर द अडॉप्शन ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग मेथड is not required. Disclosure of accounting policy cannot remedy a wrong or inappropriate treatment in the item of accounts. मतलब अगर मैं बात करूं, अगर आपसे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में पूछे, आपसे कोई AS1 के बारे में पूछे, AS1 होता क्या है? AS1 होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर देना। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है? इट इज अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जिनको यूज किया जाता है बाय द एंटरप्राइज। किस लिए? किस लिए यूज किया जाता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अकाउंटिंग पॉलिसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाएगा कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने यूज की है, उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर दिया जाएगा। और इस अकाउंटिंग पॉलिसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट माना जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको बताना पड़ेगा आपने कौन सा मेथड, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते रहे। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, valuation of inventories. A primary issue in accounting for inventory is the determination of the value at which inventory are carried out in the financial statement until the related revenue are recognized. This standard deal with the determination of value. इसमें हम क्या करते हैं? ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ये हमें बताता है how to determine the value of the inventory. इन्वेंटरीज की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है। प्राइमरी इशू इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू एट व्हिच द इन्वेंटरी आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट until the related revenue are recognized. This standard deal with the determination of the value. इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हम क्या करते हैं? ये हमें बताता है कि किस तरह से हम वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं
including the ascertainment of cost of the inventory and any written down thereof to the net recognized value. Inventory should be valued at the lower of the cost net recognized value. The cost of inventory should be comprised of all the cost of, मतलब जो cost होती है inventory की, cost of inventory क्या क्या होता है इसके अंदर? Cost of conversion, other cost incurred in bringing the inventory to the present location and condition. ये कहना चाह रहा है कि जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट होती है, एक तो होता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है ना, और एक क्या होता है, उसको प्रेजेंट लोकेशन पर लाने के लिए जो भी खर्चा होता है, जो भी लॉजिस्टिक का कन्वेंस का खर्चा होता है, लॉजिस्टिक का खर्चा होता है, वो भी इन्वेंटरीज के अंदर काउंट होके यहाँ पर चलेगा. तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें टू बताता है कि हाउ वी विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी. तो अगर हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करना है ना, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंटरी किस तरह से आती है, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और कॉस्ट ऑफ जो भी इंकर्ड की गई है इन्वेंटरी को प्रेजेंट लोकेशन पर लगाने के लिए, तो उसके अंदर आगे यहाँ पर चलता है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 ये बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बात करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट की. इसके अंदर हम ये समझ के चलते हैं कि कैश कितना आया कितना गया, कैश का फ्लो कैसे हो रहा है, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज. इसमें हम अलग अलग हेड से कैश की कैलकुलेशन करते हैं. भाई ऑपरेशन से कैश कितना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और तीसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ये हमें बताता है कि कैश में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, भाई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैसे कैसे कैश का जो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके ऊपर चलते हैं. चेंज इन द कैश. आगे बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटीजेंसी की. कंटीजेंट ये हमें बताता है कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में. कंटीजेंसी and events occur after the balance sheet. ये जो है ये स्टैंडर्ड डील विद करता है कंटीजेंसी से और इवेंट अकर आफ्टर द बैलेंस शीट. कंटीजेंसी इज अ कंडीशन और सिचुएशन ultimate outcome of which gain or loss will be known or determined only on the occurrence of a future event. मतलब ये क्या होता है, कंटीजेंसी क्या होता है, एक इवेंट होता है, मतलब क्या होता है, एक आउटकम होता है, गेन होगा, लॉस होगा, और वो कब होगा, जब एक फ्यूचर में कोई इवेंट जो होगा अकर होगा या नॉन अकर होगा. कंटीजेंट होता है, फ्यूचर पे बेस होता है. क्लियर है? तो मतलब ये फ्यूचर की उसमें होता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर हुआ तो हमें प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है. डिपेंड करता है किसके ऊपर, इवेंट के ऊपर. ठीक है ना? तो ये कंटीजेंसी के बारे में बात करता है. समझ आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी. इसके अंदर क्या क्या आता है, नेट प्रॉफिट और लॉस, और इसमें क्या आता है, प्रायर पीरियड आइटम्स, और इसमें आता है चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजिंग इन द
अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसमें ये आगे चलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भाई हमें कुछ आइटम को किस तरह से क्लासिफाई करना है, किस तरह से उनका डिस्क्लोजर देना है, वो इसके अंदर हम बात करके यहाँ पर चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड AS5 जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन and disclosure of certain item in the statement of profit and loss, so that all the enterprise prepare करे, present करे such a statement on a uniform basis. This enhance the comparability of the financial statement of enterprise over time and will with the financial statement of other enterprise. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर ये हमें बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें कौन कौन से आइटम को किस तरह से क्लासिफाई करना है, किस तरह से डिस्क्लोज करना है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बने, जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिफॉर्मिटी बने, और उसके बेसिस पे हम क्या कर सके, एक कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को दूसरी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रायर आइटम। मतलब इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे, किस तरह से हम डिस्क्लोज करेंगे, किसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्रायर पीरियड आइटम को, एंड द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन आइटम विद प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। इट ऑल्सो स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर चेंज इन अकाउंटिंग estimates and disclosure to be made in the financial statement regarding the change in accounting policy। ये मतलब ये हमें उस बारे में भी बताता है, उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के भी बारे में भी बताता है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इस वाले जो अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं, तो ये हमें कुछ स्पेसिफिक आइटम बताता है कि जिसमें किस तरह से हम उन आइटम को क्लासिफाई कर सकते हैं, किस तरह से हम उन आइटम का डिस्क्लोजर अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा सकते हैं, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, यूनिफॉर्मल रहे सबके लिए, और कंपैरिजन हो सके अच्छे से। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं, प्रायर पीरियड आइटम होते हैं, उनका ये क्लासिफिकेशन बताता है, उनका डिस्क्लोजर बताता है, और हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताता है कि किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा अगर कोई एंटरप्राइज अपना अकाउंटिंग एस्टिमेट का क्या करती है, चेंज करती है। समझ आ गई? तो ये सारे का सारा इस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आके यहाँ पर चलेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है, AS7 जो है, वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बात करें। The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment of revenue and cost associated with the construction contract। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हमें यह पता चलता है कि एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो रेवेन्यू है और जो कॉस्ट है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। क्लियर है? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है कैसे होगा, ये हमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 7 बताता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। Because of the nature of the activity undertaking in the construction contract, the date at which the contract activities enter into and the date when the activities completely usually fall into different accounting period. Therefore, the primary issue in accounting for construction contract is the allocation of contract revenue and contract cost to the accounting period in which the construction work is performed. The standard use the recognition criteria established, क्योंकि क्या होता है,
कंस्ट्रक्शन, जब एक कंस्ट्रक्शन चलती है, कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होती है तो कंस्ट्रक्शन हो सकता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक चलती रहे, ठीक है ना। अब इसमें जो एक बार जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और जो कंस्ट्रक्शन खत्म हुई वो अलग अलग पीरियड पे खत्म होती है। मतलब स्टार्ट एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड में जो काउंटिंग पीरियड होता है वो क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। मान लो 2020-21 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और मान लो खत्म हो रही है 23-24 के अंदर, तो ये दोनों काउंटिंग पीरियड क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए ये वाला काउंटिंग स्टैंडर्ड इस चीज के लिए है कि किस तरह से हम रेवेन्यू का और कॉस्ट का किस तरह से हम एलोकेशन करेंगे, किस तरह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी अंडरटेकन इन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, द डेट एट विच द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज एंड at the date when the activity is completed usually fall into different accounting standard. Clear है कि अलग अलग accounting standard में फर्क है। Therefore the primary issue in the accounting for the construction contract is allocation of contract revenue and contract cost to the accounting period. तो इस accounting standard का main motive क्या है कि allocate करना revenue और cost को accounting period में in which the construction work is performed. Standard use the recognized criteria established in the framework for the preparation and presentation of financial statement to determine when contract revenue and contract cost should be recognized as a revenue and expenses in the statement of profit and loss. It also provides practical guidance on the application of this criteria. This standard should be applied in the accounting for the construction contract in the financial statement of contractor. ये कहना चाह रहा है कि द स्टैंडर्ड जो कह रहा है should be applied in the accounting for the construction contract. A construction contract is a contract specifically negotiated for the construction of assets and combination of assets that are closely interrelated and interdependent in their design and technology and their function of their ultimate purpose. भाई जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, परफॉर्म होगा, उससे रिलेटेड जो भी रेवेन्यू है, जो भी कॉस्ट है, वो एलोकेट की जाएगी उस पीरियड के लिए, वो क्या की जाएगी, एलोकेट की जाएगी। ये बात करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर। किसके अंदर बात करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर ये बात करके यहाँ पर चलता है कि भाई कब एलोकेट की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कब एलोकेट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को तब एलोकेट किया जाएगा कि जब एक बार कंस्ट्रक्शन वर्क जो है परफॉर्म होगा, पूरा होगा, उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए उसको क्या कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो हमारा आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले को जो भी ये लिस्ट है इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अभी के लिए इसमें